बहुत समय पहले की बात है। संत राम अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। संत राम दिन भर अपने खेतों में मेहनत से काम करता था, लेकिन वही दिलीप दिन भर इधर उधर खेत में खाट पर सोता रहता था। संत राम की मेहनत की वजह से उसके खेतों में खूब अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण गांव के सारे लोग संत राम से जलते थे। दिलीप उसका पड़ोसी था। दिलीप और उसकी बीवी निशा बहुत दुष्ट इंसान थे। वह दोनों संत राम से बहुत जला करते थे। देखिए जी, इस संत राम की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो यह फसल बेचकर तो ये राजा ही हो जाएगा। अरे तुम परेशान मत हो, इसको हम राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी ये राजा की जिंदगी नहीं जी सकता। संतराम सुबह उठता है और खेत के लिए निकल जाता है और अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। अब जाकर संतराम की मेहनत सफल हो चुकी थी। इस बार लग रहा है अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। फिर संतराम घर को निकल जाता है। संतराम की पत्नी संतराम से कहती है, क्या हुआ? आप इतना देर से क्यों आए हैं? हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? जी हाँ, हमारी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। कल कटाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार खूब अच्छी कमाई हो जाएगी। अच्छा जी, इस बार अगर अच्छी खासी कमाई हो गई तो हम कुछ पैसे अपनी बेटी प्रिया के नाम से बैंक में जमा करवा देंगे, जिससे उसकी अच्छी खासी शादी हो जाएगी या उसकी पढ़ाई में मदद हो जाएगी। ठीक है ना? जी हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। पुष्पा, चलो अब खाना लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। आज जल्दी सोना भी है, क्योंकि कल सुबह 5 बजे खेत में जाना है। पुष्पा खाना लगा देती है। ये पापड़ कहाँ से लाई हो तुम? क्या हुआ? अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? अरे नहीं, यह पापड़ तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आपको अच्छे लग रहे हैं तो और ले आऊं क्या? और भी है। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 5 बजते तो पुष्पा की नींद खुल जाती है और पुष्पा देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। ऊपर वाले, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, जल्दी से उठ जाइए। मौसम बहुत खराब है, हमें जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। दोनों उठकर जैसे ही खेत को निकलते हैं तब तक खूब जोरदार बारिश होने लगती है। बारिश के साथ हवा भी चलने लगती है। यह सब देखकर संतराम बहुत टेंशन में आ जाता है। सुनिए जी, टेंशन मत लीजिए। जो होना था वह तो हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। इधर दिलीप बहुत खुश था मौसम को देखकर, और दिलीप अपनी पत्नी से कहता है, देखो मैंने बोला था ना कि वह अमीर नहीं हो पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हम लोगों की भी तो फसल बर्बाद हो गई ना। आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। हमने तो अपने खेत में उतना पैसा नहीं लगाया है और ना ही उतनी मेहनत की है, तो इसीलिए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि संतराम की सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरा तो जब भी इतना फायदा नहीं होता, कम से कम संतराम हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं बन सकता। उधर संतराम को उसकी पत्नी सब्र दिलाती है। लगातार 4-5 दिन तक बारिश होती है। जब मौसम खुलता है तो संतराम अपने खेत में जाकर देखता है तो उसकी सारी फसल खराब हो गई थी। संतराम घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और टेंशन की वजह से बिस्तर पर लेट जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक आइडिया है जिसकी वजह से इस साल हम अपना खर्चा चला सकते हैं और हमें खेती पर भी निर्भर नहीं रहना होगा। कौन सा आइडिया जो तुम्हारे पास है? मैं कुछ समझा नहीं। तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे तो खेती के अलावा कुछ काम भी नहीं आता। सुनिए जी, क्यों ना हम पापड़ बेचने का काम शुरू करें। मैं पापड़ बनाऊंगी और आप गली गली जाकर बेच आना। क्या पता ऊपर वाले की कृपा से हमारा काम अच्छा खासा चलने लगे। तुम सही बोल रही हो, लेकिन पता नहीं कोई पापड़ खरीदेगा भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो हमारे पास जो कुछ बाकी के पैसे बचे हैं वह भी इन पापड़ में खराब ना हो जाए। पहले ही ऐसा मत सोचिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पापड़ गांव के लोगों को जरूर पसंद आएंगे। आप एक काम करिए, मैं कुछ पापड़ बना देती हूँ, आप उन्हें गांव में बेच कर देखिए। पुष्पा कुछ पापड़ बनाकर संतराम को एक टोकरी में रखकर दे देती है और संतराम पापड़ गांव की ओर लेकर निकल जाता है। पापड़ ले लो, पापड़ मसालेदार पापड़। पापड़ ले लो, पापड़ जो खाएगा खुश हो जाएगा, जो नहीं खाएगा वो पछताएगा। पापड़ ले लो पापड़, पापड़ ले लो पापड़, मसालेदार पापड़, पापड़ ले लो।
तभी एक औरत संतराम से पापड़ लेने आती है। अरे भैया, ये पापड़ कैसे होते हैं और ये पापड़ कितने का है? 1 रुपए का एक है। बहन जी, बोलिए कितने दे दूं? भैया 10 पापड़ दे दीजिए। फिर संतराम 10 पापड़ उसको दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। संतराम घर वापस आता है। पुष्पा, 1 गिलास पानी लाओ जरा, आज बहुत थक गया हूँ। हाँ जी, कुछ पापड़ बिके या नहीं? पुष्पा, एक भी पापड़ नहीं बिका और मैं तो आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ। जी, तुम ठीक कह रहे थे कि हमारे पापड़ कोई नहीं खरीदेगा। अब तो हमारे बाकी के पैसे भी खराब हो गए हैं। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। अरे पुष्पा, कुछ पापड़ नहीं बल्कि सारे पापड़ हाथों हाथ बिक गए हैं। क्या सच में हमारे सारे पापड़ बिक गए? क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल पुष्पा, लोगों को हमारे पापड़ इतने पसंद आए हैं कि सारे पापड़ जल्दी बिक गए। ये लो पैसे, इसमें से कुछ पैसे प्रिया की स्कूल की फीस जमा करने के लिए रख दो और कुछ पैसे से हम अनाज खरीद लेंगे। पुष्पा पैसे लेकर अलमारी में रख देती है। अगले दिन सुबह पुष्पा और ज्यादा पापड़ संतराम की टोकरी में रख देती है और संतराम पापड़ बेचने चला जाता है। गांव का एक आदमी कहता है, ओ पापड़ वाले भैया, हमने सुना है तुम्हारे पापड़ बहुत स्वादिष्ट है। चलो 10 पापड़ मुझे भी दे दो, हम भी तो देखें कि तुम्हारे पापड़ में ऐसा क्या है। संतराम उस आदमी को 10 पापड़ दे देता है और आगे की ओर निकल जाता। धीरे धीरे उसके सारे पापड़ बिक जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, संतराम घर आता है। सुनो पुष्पा, हमारे पापड़ के तो बहुत चर्चे हो रहे हैं। अब मेरे गांव में जाते ही सारे पापड़ बिक जाते हैं। पुष्पा यह बात सुनकर मुस्कुराती है। संतराम और पुष्पा बात कर ही रहे होते हैं, तभी गांव का मुखिया आता है। ओ भाई संतराम, कहाँ हो? जी मालिक, बोलिए क्या काम है? सुन संतराम, 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए मुझे 100 पापड़ चाहिए। क्या तुम 100 पापड़ बनाकर दे सकते हो? हाँ मालिक, मिल जाएंगे 100 पापड़। ये सारी बातें दिलीप और उसकी पत्नी सुन रहे थे। इसके साथ इतना अच्छा क्यों होता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा इसके साथ। दिलीप और उसकी बीवी उसे देखकर जलने लगते हैं और पुष्पा पापड़ कहाँ रखती है यह सोचते हैं। पुष्पा जैसे ही पापड़ बनाकर अपनी किचन में रखकर सोने जाती है, इधर दिलीप और उसकी बीवी सारे पापड़ चुरा लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है, पुष्पा पापड़ देखने जाती है तो उसे एक भी पापड़ नहीं दिखता। यह सब देखकर वह सारी बात अपने पति को बताती है। मैं आज मुखिया जी के घर जा रहा हूँ और उनसे बोल दूंगा कि बस मुझे 2 दिन का मौका और दे दीजिए। संतराम मुखिया के घर की ओर निकल जाता है। ये मुखिया जी, मेरे घर से किसी ने सारे पापड़ चुरा लिए हैं। आप मुझे बस 2 दिन का मौका दे दीजिए, मैं आपको पापड़ बनाकर दे दूंगा। ठीक है संतराम, मैं तुमको 2 दिन का मौका दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे पापड़ जरूर बनाकर दे देना। हाँ ठीक है मुखिया जी, आप चिंता मत करिए, मैं आपके सारे पापड़ जल्द ही बना दूंगा। फिर जब संतराम उधर से जैसे ही घर आता है तो संतराम देखता है कि दिलीप का बेटी पापड़ खा रही थी और उसके हाथ में भी 2 पापड़ थे। यह देखकर संतराम सोचता है, दिलीप के बच्चे तो पापड़ खाते ही नहीं हैं और ना ही कभी दिलीप ने पापड़ खरीदा, लेकिन यह बच्ची पापड़ कहाँ से लाई है? संतराम उस बच्ची के पास जाता है और पूछता है, ये पापड़ तुम कहाँ से लाई हो? यह पापड़ तो मेरे पापा ने दिए हैं, मेरे घर में तो और भी ज्यादा पापड़ है। संतराम यह सारी बात अपनी बीवी को बताता है। मैं आपको मुखिया के घर जाना चाहिए और सारी बात बता देनी चाहिए। हमारी मुखिया जी ही मदद कर सकते हैं। फिर संतराम मुखिया के घर जाता है और सारी बात मुखिया को बता देता है। फिर मुखिया अपने नौकर के साथ आता है और दिलीप के घर में छानबीन करता है। जैसे ही मुखिया का नौकर और मुखिया दिलीप के घर में जाते हैं, उन्हें वो पापड़ मिल जाते हैं। यह क्या है? क्यों चुराए तुमने ये पापड़? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। मुखिया जी, मैं आज के बाद ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। आप मुझे बस एक बार माफ कर दीजिए। नहीं, यह माफ करने लायक काम नहीं है। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम फिर ऐसा काम करोगे। मारो इसको, सब मारो। फिर सब मिलकर उसे खूब मारते हैं।